हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को जो आज नवमी है दुर्गा जी की, उनकी ढेरों शुभकामनाएं। आज हम इस श्रृंखला में ये एक तरीके से आखिरी वीडियो के रूप में बना रहे हैं, जिसमें कि आत्मकारक की जितनी बातें हमने बताई थी उन सभी चीजों को आपस में मिक्स करके एक बार वाइंड अप करते हैं। देखिए, आज दो कुंडलियों को लेंगे और दोनों ही जो कुंडलियां हैं वो ऐसे लोगों की हैं जिनसे कभी किसी ने उम्मीद ना की होगी कि वो सर्वोच्च पदों पर बैठेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इसलिए आपको कुछ योग कैसे बनते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज उसी को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। दो कुंडलियों को आज हम लोग लेते हैं। पहली कुंडली जो है वो है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की। अगर इस कुंडली के अंदर देखें तो जो आत्मकारक ग्रह है वो बुध है। सिलसिलेवार तरीके से इसको जोड़ना शुरू करें। कालपुरुष कुंडली में बुध के पास तीसरी और छठी राशि आती है और यही भाव वहां पे स्वामित्व में आते हैं। इसका मतलब कि यदि बुध आत्मकारक है तो व्यक्ति के अंदर नेगोशिएशन करने की कैपेसिटी होगी तीसरे भाव से, क्योंकि हम नेगोशिएशंस देखते हैं और साथ ही साथ पराक्रम भी देखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो छठा भाव जहां कहीं ना कहीं एक सर्विस दिखाता है, वहीं साथ साथ किसी भी तरीके से शत्रुओं को निपटने के लिए छठे भाव का एक अहम रोल होता है। तो बुध आत्मकारक बने, नेचुरली तीसरे और छठे भाव की ऊर्जा व्यक्ति के अंदर जागृत होनी ही चाहिए। कम्युनिकेशन इसके प्लैनेट माने जाते हैं, तो जो कारक तत्व है वो चीज कहीं ना कहीं कार्य करेगी। अब आ जाइए नवांश में। नवांश के अंदर हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वो जो बुध है वो कहीं ना कहीं 11वें भाव में जाके बैठे। किसके पास है? 10th हाउस के पास है। 10वें घर के पास होने की वजह से कहीं ना कहीं जो संबंध बनेगा वो ग्लोबल साइड से बनेगा। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि देश की बात हो रही। ग्लोबल का मतलब है कुछ ऐसी चीजें जो कि एक बड़े पैमाने पे कार्य करती है। तो एक बार इनके जीवन के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने उस समय पहले तो पद पाया जिस समय भारत एक बहुत ही विकट परिस्थिति के अंदर था। वहां से एक तरफ इन्होंने भारत को जिताया भी है और दूसरी तरफ एक समझौते के लिए ताशकंद तक गए हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध उस समय चल रहा था, जिसके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। जो 1962 में चाइना से हारने के बाद जब मनोबल गिर चुका था, उसके बाद सेना के मनोबल को वापस खड़ा करना और जहां अनाज तक की कमी है उसके बावजूद व्यक्ति का ये कहना कि हम भूखे रह के लड़ लेंगे, लेकिन लड़ेंगे क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर पहले आक्रमण हुआ है। क्योंकि जो सारी चीजें हैं पीछे का परिप्रेक्ष्य है वो भी हम इस कुंडली के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल है तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ जो समझौतों की स्थितियां पैदा हुई वो भारत से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाके ताशकंद में हुई। यानी कि पूरा जो विश्व है वो कहीं ना कहीं एक समझौते के लिए बैठा। तो 10th का कोई रोल नजर आता है। अब दूसरी चीज को देखते हैं। यहाँ पे जो बुध है वो 9 नंबर की राशि में बैठे हैं, इसलिए हमने कारकांश का लगन 9 नंबर से बना दिया। अब सिलसिलेवार तरीके से देखते चलिए। सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये कि बुध जो है वो कहीं ना कहीं इस कुंडली में भाग्य भाव में आके बैठे हुए नजर आते हैं। जो मैंने कल आपसे बात कही थी कि राजयोग बनाने के लिए ग्रह का केंद्र का स्वामी हो और फिर वो त्रिकोण का स्वामी हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो 6 और 12 का स्वामी हो गया तो योग कमजोर करेगा। इस कुंडली में बुध जो है वो सिर्फ केंद्रों के स्वामी है, दसम और सप्तम, और उनका सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो वो सूर्य से माना जाएगा, क्योंकि वहां पे एक दूसरे की राशियों के अंदर परिवर्तन हुआ है। सूर्य इस 9 नंबर लगन में सिर्फ एक ही त्रिकोण के स्वामी होते हैं जो कि शुभ है। बुध केंद्र के ही स्वामी है, कोई गलत भाव के स्वामी नहीं है। तो सूर्य और बुध के बीच में जो परिवर्तन योग है वो नवम, दसम और सप्तम को जोड़ रहा है। एक प्रकार का राजयोग हो रहा है जिसमें सप्तम की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं सत्ता से, पद प्रतिष्ठा से जोड़ के देखी जा सकती है। दूसरी चीज को देखिए, यहाँ पे भी बुध मंगल के साथ जुड़ा हुआ। अब जब मंगल के साथ आत्मकारक जुड़ा तो मैंने आपको हिटलर के चार्ट में भी दिखाया था कि वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स देगा, युद्ध के कौशल देगा। बुध नेचुरली छठे भाव का स्वामी माना जाता है, तो वो कैपेसिटी भी व्यक्ति के अंदर थी। जिस समय इनके हाथ में कमान थी उस समय भारत के ऊपर आक्रमण हो चुका था, मान के चलिए पाकिस्तान का। हम पहले से करने जाते तो हम कुछ हद तक प्रिपेयर होते, बट हमारे ऊपर अटैक होते थे। वहां पे उस परिस्थिति के अंदर भी व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ के अपने मैनेजमेंट स्किल्स के द्वारा, अपने वॉर स्किल्स के द्वारा सामने आके खड़ा हो जाए। ये पॉसिबल है मंगल की ऊर्जा के साथ।
राहु का जो संबंध यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्हें राजनीति की तरफ लेकर आने में एक मददगार साबित हुआ। लेकिन जो योग की बात करें तो योग में देखने वाली बात है, सबसे पहला पॉइंट आएगा सूर्य के साथ बुध का परिवर्तन, जो बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेगा। दूसरी कंडीशन देखेंगे तो वो ये कि जो मंगल है वो 12वें का स्वामी भी होगा और पंचम का स्वामी भी है। 12वें के स्वामी का होना कहीं ना कहीं जीवन में इस तरीके के योग परेशानियां दिखाएंगे, लेकिन पंचम का स्वामी होने से जितना शुभता है उतनी शुभता कहीं ना कहीं बुध के साथ जुड़ जाएगी। तो ये सेकंड योग बनेगा जो कि सूर्य के परिवर्तन से जो योग है उसकी तुलना में कमजोर योग होगा। तीसरी कंडीशन देखेंगे तो इस कारकांश कुंडली में गुरु जो है, जो पहले भाव के स्वामी है, वो पंचम में जाके बैठे हुए हैं, एक चीज। और गुरु जब कारकांश कुंडली के पंचम में बैठे हैं तो इसका मतलब है व्यक्ति जो होगा वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से काफी ज्ञानवान होगा। तो कारकांश कुंडली के अंदर जब हम योगों को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ध्यान से समझिएगा, ये जो बुध बैठे हैं इन्हें मंगल का साथ प्राप्त है, राहु का साथ प्राप्त है। इस लिहाज से देखें तो दोनों पूर्व ग्रह हैं और दोनों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, बुध का जो परिवर्तन है वो उसको दसम भाव में उच्च राशि पे कर देगा। ऐसे स्थिति में मंगल राहु का जो पूरा प्रभाव है वो सूर्य की तरफ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन एक्सचेंज के कारण कहीं ना कहीं एक बड़े राजयोग को बनाता है। और जो हम कह रहे हैं कि इस तरीके से एक मृत्यु हुई है जिसकी की कोई आज तक खुलासे नहीं हुए, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि मंगल और राहु का जो रोल इस कुंडली में बन के आएगा अग्नि तत्व राशि में, वो एक प्रभाव कहीं ना कहीं हमें जीवन के अंदर दिखाई देता है। तो मेजर फैक्टर्स होंगे कारकांश की कुंडली के अंदर जो योग बनते हैं वो योग आपको उस तरीके से देखने होते हैं जिस तरीके से कोई एक नॉर्मल नेचुरल राजयोग काम करता है। अब हम एक और चार्ट लेते हैं। जेमिनी की जो योग होते हैं दोस्तों वो इस तरीके से होते हैं कि कारकों के बीच में संबंध बनना। ये मनमोहन सिंह जी का चार्ट है। यहाँ पर भी ये व्यक्ति जो है इनका खुद का कोई ऐसा राजनीति के प्रति समर्पण वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हालातों ने इनको कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर लेकर आकर एक सर्वोच्च पद भी प्राप्त करा दिया। देखिए, इस कुंडली में सबसे पहले अगर हम बात करें, आत्मकारक ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र जब आत्मकारक ग्रह बनता है तो ऐसा व्यक्ति जो है, मैंने हमेशा कहा, एक एस्पेक्ट आएगा रिलेशंस का। तो आप कह सकते हैं मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने हों या जब फाइनेंस मिनिस्ट्री बने आए हों, फाइनेंस मिनिस्टर बन के, दोनों ही परिस्थितियों में कहीं ना कहीं एक प्रकार से साझेदारी की बात होती। पहले IMF से साझेदारी, रिलेशनशिप्स जहाँ पे कि टफ कंडीशंस दी जा रही थी वहां पे चीजों को बैलेंस करना, तो मदद किया शुक्र ने। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि कालपुरुष कुंडली में शुक्र दूसरे भाव यानी कि वेल्थ का भी स्वामी है। तो जब वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने वेल्थ को भी बहुत खूबी से संभालने की अपनी कैपेसिटी दिखाई थी, क्योंकि वो आत्मा की नेचुरल कैपेसिटी थी। अब दूसरी चीज को देखिए, जब हम नवांश के अंदर आते हैं तो ये जो शुक्र है ये 11 नंबर राशि में और शनि के साथ आके बैठे। इसमें दो चीजें होंगी दोस्तों। नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ, जैसे मैंने कहा था कि आत्मकारक ग्रह कभी शनि के अगर अधीन हो जाए तो प्रॉब्लम वो ये कि थोड़ा सा रोग की क्षमता बन सकती है, लेकिन यहाँ पे शुक्र है जो कि शनि के मित्र हैं, समझ जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा ना अपने आप को किसी का दास बना के रखता है, क्योंकि शनि दासता का स्वामी बन जाता है। वो कभी भी अपने आप को राजा नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा। इवन कि अगर शनि किसी का आत्मकारक भी है तो भी वो व्यक्ति अपने आप को दूसरों का दास समझ के ही कार्य करेगा। ये शनि का एक फैक्टर है। यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है वो ये कि शुक्र के साथ जब शनि आ रहे हैं तो जो इष्ट देवता के रूप में हम देखेंगे एक भाव पीछे, वो भी शनि के हवाले है और कहीं ना कहीं शुक्र का संबंध शनि से बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पे इस नवांश के अंदर 9वें भाव में बैठ के फिर संबंध किससे बन रहा है, संबंध बन रहा है 10th हाउस ग्लोबल एस्पेक्ट से। अब बात ये उठेगी कि मनमोहन सिंह जी के जो कार्यकाल है उनमें ग्लोबल एस्पेक्ट कैसे था। IMF को लेकर जो पूरा एक डील रहा है और उनका जो विदेशों के साथ जुड़ के पहले कार्य रहा है गवर्नर पोजिशन पे रहते समय, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्लोबल इम्पैक्ट के रूप में देखी जा सकती है। अब हम इस कुंडली को, जो कि हमारी लगन कुंडली होती है, उसको कारकांश में तब्दील करेंगे। करना वही है, शुक्र जिस राशि में बैठे हैं उसको हमने क्या करना है, उसे हमें लगन बनाना है। यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें दिखाई देता है कि 11 नंबर से लगन बन के निकल आएगा। सबसे पहली कंडीशन, राहु अगर यहाँ पे लगन में आ रहा है तो व्यक्ति जो होगा वो बहुत ही शार्प माइंडेड होगा। राहु अपनी राशियों का में से एक, जिसे कि हम कहते हैं कुंभ राशि, उनके स्वामी बन रहे हैं। ठीक है, और वो कॉम्बिनेशन यानी कि कारकांश लगन के ऊपर राहु का आना, ये
थोड़ा सा एक सपोर्ट हैंड दे सकता है राजनीति में एंट्री के लिए, क्योंकि वो राजनीति का ग्रह माना जाता है। अब दूसरी चीज देखिए, योग कहां से बनेगा। इस 11 नंबर की जब भी कुंडली बनेगी तो वहां पे शुक्र अकेला ही अपने आप में राज्यों कारक ग्रह बन के निकलेगा। कैसे? ये शुक्र कहीं ना कहीं चौथे भाव का स्वामी भी है और 9वें भाव का स्वामी भी है। कोई भी ऐसा ग्रह जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व अपने पास ले ले, वो इकलौता ही ग्रह राज्यों कारक हो जाता है। तो शुक्र अपने आप में राज्यों कारक रहा, पहली कंडीशन। दूसरा राजयोग जो बनेगा वो इस बात से बनेगा कि चंद्रमा जो कि अमात्य कारक ग्रह है, वो खुद कहीं ना कहीं आत्म कारक ग्रह के साथ आके बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि शुक्र और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो एक ऐसे योग का निर्माण कर रहा है जिसने फुल हैंड सपोर्ट दिया। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इस चार्ट के अंदर आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जो ये कारकांश कुंडली बन रही है, जो चंद्रमा के साथ हो रहा है उसमें छठे भाव का स्वामी ही कहीं ना कहीं चंद्रमा खुद है। शुक्र चौथे और 9वें भाव का स्वामी है, चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव कर्ज को दर्शाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं जब ये देश कर्ज के जाल में फंस रहा था, IMF की वाली बात कर रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उस समय पर ये जो शुक्र और चंद्रमा का योग है वो योग कहीं ना कहीं एक सपोर्ट हैंड देने की कोशिश कर रहा था। जब हम शुक्र और चंद्रमा की युति को देखेंगे तो जब चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठते हैं, उच्च राशिस्थ होते हैं, तो देश को कर्ज से बाहर निकालने की जो स्थिति थी वो इस योग के दम पे बनती हुई नजर आती थी। मंगल यहाँ पे साहस तो दे रहा है, बट ये मिलिट्री पावर जैसा साहस नहीं दिखा पाएगा। जब भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, मुंबई अटैक हुआ, तो ये उस तरीके का साहस और पराक्रम नहीं दिखा पाए, इवन दो कि आत्मकारक ग्रह शुक्र जो है वो मंगल के साथ है, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाएगा। कंडीशन कॉम्बिनेशन क्या है आपको बता दूं, जब कभी भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मंगल और चंद्रमा एक साथ आके बैठे हैं, मंगल अपनी एक प्रकार से नीच राशि अवस्था में बैठा हुआ है। बहुत से लोगों को लगेगा कि यहाँ पे नीच भंग होगा, लेकिन जब चंद्रमा मंगल के साथ जुड़ता है और 8 नंबर की राशि में जाके चंद्रमा नीच होता है, तो चंद्रमा और मंगल की युति यदि केंद्र से हटकर, चंद्रमा और मंगल की युति यदि केंद्र से हटकर किसी और भाव में हो रही है, तो वो उतना स्ट्रांग नीच भंग प्रदान नहीं कर पाती। इस कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन मंगल का जल तत्व राशि में आना और चंद्रमा के अधीन हो जाना और चंद्रमा का भी थोड़ा सा वीक पड़ जाना इस बात को दर्शाएगा। इसलिए यहाँ पे मंगल भले ही शुक्र के साथ है, लेकिन ये मिलिट्री ऑपरेशंस जैसी कंडीशनों को नहीं दिखा सकता। पहली चीज। अब योग को देखें, शुक्र का जो मंगल के साथ योग है वो इस तरीके से बन रहा है कि मंगल इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है और 3रे भाव के स्वामी है। ठीक है, त्रिक भाव की जब हम बात करते हैं तो 6, 8, 12 की बात करते हैं। योग के अंदर अगर हम बात करेंगे तो शुक्र 9वें भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हैं। ठीक। दूसरी चीज, जो 10वें भाव का स्वामी है वो त्रिक स्थान का स्वामी नहीं है, उपचय भाव का स्वामी है, 3रे भाव का स्वामी है। इसलिए यहां पर भी ये योग कार्य करने की क्षमता में है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि देखिए इस कॉम्बिनेशन के बनने पर मंगल जो कि 10th हाउस लॉर्ड हो रहे हैं वो नीच राशिस्थ तो हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन योग को हम भाव के आधार पर रीड करते हैं तो हम यहाँ पे योग को कैसे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये योग बन रहा है आपके 9वें और 10वें के बीच में, जो कि जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक राजयोग की तरह कार्य करेगा। जबकि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें, उनके जो योग होते हैं उसमें चंद्रमा जो कि अमात्य कारक है उसका संबंध आत्मकारक ग्रह शुक्र से बन जाना ही अपने आप में एक प्रकार से राजयोग के रूप में देखा जा सकता है। तो आई होप कि अब चीजें जो हैं वो आप लोगों को कुछ हद तक समझ में आई होंगी। किस तरीके से आत्मकारक ग्रह उसके कारक तत्वों को देखना है। वैभव का कारक तत्व लेता है शुक्र, विलासिता लेता है, तो कहीं ना कहीं विलासिता, वैभव, इन चीजों के लिए व्यक्ति आगे आ सकता है। यानी कि फाइनेंसेस, सीए, चार्टर्ड अकाउंट्स, ये जितने भी कॉम्बिनेशंस आते हैं इनमें सपोर्ट शुक्र जैसे ग्रहों का होता है दोस्तों। तो वो कैपेसिटी नेचुरली उनको दी गई और उस कैपेसिटी के दम पर कहीं ना कहीं एक वक्त आने पर उन्हें देश के ऊपर पूरा राज करने की एक आज्ञा भी दी गई। ये दोनों ही जो लोग हैं इनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, इसलिए ये दो कुंडलियां आपके सामने रखी। कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनको कि पीछे से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा होता है फाइनेंशियली या फिर किसी बड़े खानदान में उनका जन्म हो जाता है, लेकिन वो लोग जो कि बिल्कुल जमीन से उठ के ऊपर आए
वहां पे जब एक्चुअल में योग काम करते हैं तो वो सही मायने में राज्यों को जीवन के अंदर दर्शाते हैं। और कुंडलियों के अंदर जब कारकांश को देखा जाता है तो उसको भी एक प्रकार से लगन कुंडली के रूप में ही देखा जाता है, और उस रूप में यानी कारकांश के रूप में जो कुंडली हमारे पास आती है उसके आधार पे यदि हम चीजों को देखना चाहते हैं तो जितने भी पराशर सिस्टम के जो योग बनते हैं वो योगों को आप बिल्कुल उसी तरीके से लगाएंगे जैसे कि एक साधारण लगन कुंडली के ऊपर लगाते हैं। धन्यवाद।